Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss the third method of measuring price elasticity of demand, that is total outlay और total expenditure method. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने दो मेथड्स डिस्कस कर लिए थे, पहला था परसेंटेज मेथड और दूसरा था पॉइंट मेथड, और इन दोनों मेथड के हेल्प से हमने प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया था। अब आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से हम डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो क्या कहता है ये मेथड? अंडर दिस मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन फाइंड्स आउट how much and in what direction total expenditure changes as result of change in the price of a commodity. इस पर्टिकुलर मेथड के अकॉर्डिंग हम जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में चेंज करते हैं तो उस प्राइस में चेंज की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसके हेल्प से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। वी कैन कंसीडर थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबल सिचुएशंस हैं यहां पर। पहले बात करते हैं राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में राइज हो रहा है या फिर उसके प्राइस में फॉल हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कंज्यूमर ने एक पर्टिकुलर प्राइस पर कुछ क्वांटिटीज को कंज्यूम किया, अगर मैं उस प्राइस को क्वांटिटी डिमांडेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस में चेंज हुआ तो उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? चेंज होगा, दैट इज ऑब्वियस। अगर वो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता है जबकि प्राइस राइज हो रहा है या प्राइस फॉल हो रहा है, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था उस समय जो एक्सपेंडिचर था, प्राइस के राइज होने के बाद या प्राइस के फॉल होने के बाद भी टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही रहता है जितना पहले था, तो उस कंडीशन में जो प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी वो होगी यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड। पॉइंट इसके लिए सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं, सेकंड सिचुएशन लेके चलते हैं। अगर प्राइस में फॉल हो रहा है, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट समझ लीजिए इसको ना, प्राइस डिक्रीज हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। इसमें दो केसेस हैं, या फिर प्राइस राइज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। पॉइंट इज क्लियर? तो दोनों ही केसेस में जो इलास्टिसिटी होगी वो रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी। पॉइंट इज क्लियर? प्राइस में फॉल हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, प्राइस में राइज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड का केस बनेगा। दैट इज द सेकंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में भी दो केसेस हैं। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और उनके साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर जो चेंज हुआ, नया जो एक्सपेंडिचर आया वो पहले के मुकाबले डिक्रीज हो गया, या फिर प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ जो नया टोटल एक्सपेंडिचर आया वो पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गया, तो दोनों ही केस में जो इलास्टिसिटी होगी वो रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड होगी। पॉइंट इज क्लियर? तो इन तीन सिचुएशन के बेसिस पर हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें खास बात क्या है, इसमें इस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से आपको ये तो पता चल जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी है, रिलेटिवली इलास्टिक है या रिलेटिवली इन इलास्टिक है, लेकिन इसके हेल्प से आप वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसा कि आप परसेंटेज और पॉइंट मेथड में कर सकते थे। डायरेक्शन पता चल जाएगी आपको, लेकिन कितना चेंज होगा उस परसेंटेज चेंज को आप इस मेथड के हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर सकते। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द एग्जाम्पल हेयर। ये एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ मैंने तीन सिचुएशन ली हैं, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। प्राइस को मैंने चेंज नहीं करा है। जब प्राइस ₹2 पर यूनिट थे तब ए सिचुएशन में क्वांटिटी डिमांडेड थी 4, प्राइस डिक्रीज होकर 2 से 1 रह गए, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या हुई? इंक्रीज होगी, और 4 से बढ़कर कितनी हो गई? 8 हो गई। तो देखो पहले केस में कितनी टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू Q। तो 2 इंटू 4 इजिकल टू 8, यहाँ भी 1 इंटू 8 इजिकल टू 8। तो जो नया एक्सपेंडिचर है वो इनिशियल या ओरिजिनल एक्सपेंडिचर के इक्वल है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है।
तो ये कौन सी इलास्टिसिटी हो गई? दिस इज नोन एज द यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड। क्लियर? नाउ टेक द सिचुएशन बी। प्राइस 2 है, डिमांड 4 की है। प्राइस 2 से 1 रह गए, डिमांड 4 से इंक्रीज होकर 10 हो गई। अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर चेक करते हैं। 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 10 10। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में, और प्राइस क्या हो रहे हैं? फॉल हो रहे हैं। प्राइस फॉल हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या बनेगी? दिस विल बी द सिचुएशन नंबर सेकंड, रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड, ईपी इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? अब सी सिचुएशन लेकर चलते हैं। प्राइस 2, डिमांड 3। प्राइस 2 से डिक्रीज होकर 1 हो गए, डिमांड 4 यूनिट्स की हो गई है बढ़कर। 2 इंटू 3 6 इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर, 1 इंटू 4 इजिकल टू 4 न्यू एक्सपेंडिचर। जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो पुराने से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर जब डिक्रीज होता है प्राइस के डिक्रीज होने के साथ साथ, तो हम उसे बोलते हैं रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि यहाँ पर ईपी की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? नेचर ऑफ इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन उससे एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, द लास्ट एंड फोर्थ मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी इज आर्क मेथड। आर्क का मतलब होता है चाप, यानी कि सर्किल का एक स्मॉल सेगमेंट, दैट इज नोन एज आर्क। यानी कि इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ना होकर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होता है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी इज यूज्ड व्हेन डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नॉट अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। पॉइंट इज क्लियर? जैसे डायग्राम में देखते हैं इसको ना, डायग्राम में मैंने डी डिमांड कर्व को ड्रॉ किया है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। प्राइस, इनिशियल प्राइस ओपी, करेस्पॉन्डिंग टू दिस इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू, जिसको मैंने स्मॉल p और स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया है। आफ्टर अ चेंज न्यू प्राइस बिकम्स OP1, दैट इज इक्वल टू स्मॉल p1, एंड न्यू क्वांटिटी डिमांडेड बिकम्स OQ1, दिस इज इक्वल टू Q1। अब हमें अगर इस मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है तो इसका एक नया फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? कम टू द फॉर्मूला। प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन न्यू क्वांटिटी प्लस इनिशियल क्वांटिटी। टोटल के अपॉन में चेंज इन प्राइस अपॉन न्यू प्राइस प्लस इनिशियल प्राइस। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज Q1 डिफरेंस Q, न्यू क्वांटिटी Q1, इनिशियल क्वांटिटी Q, Q1 प्लस Q। टोटल के अपॉन में चेंज इन प्राइस P1 डिफरेंस P, न्यू प्राइस प्लस इनिशियल प्राइस P1 प्लस P। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज इक्वल टू डेल्टा Q, Q1 प्लस Q एज इट इज। P1 डिफरेंस P को हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P1 प्लस P। यहाँ एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हुआ है इसी वजह से, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। जब हम डिफरेंस काउंट करेंगे तो एक का साइन तो पॉजिटिव होगा और दूसरे का साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि एक बढ़ रही है और एक वैल्यू घट रही है, एक इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है। इसी वजह से एक साइन क्या आएगा यहाँ पर? नेगेटिव का इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली फॉर्मूले के साथ साथ। अब हम इसको रिवर्स करते हैं तो ई पी इजिकल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 प्लस P, ये ऊपर चला जाएगा और Q1 प्लस Q इसके नीचे आ जाएगा। तो P1 प्लस P अपॉन Q1 प्लस Q1 प्लस Q। So this will be the formula for measuring price elasticity of demand with the help of arc method। यहाँ इन्वर्स रिलेशन, नेगेटिव साइन जो है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के इन्वर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो नाउ यू आर क्लियर विद द आर्क मेथड। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इन मेथड्स के हेल्प से हम किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी को न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। Here we are having the numericals on methods measuring price elasticity of demand। तो पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी A एंड B ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कमोडिटी दे रखी है आपको A और B, इनिशियल प्राइस दे रखे हैं इसके 4, B के 3, न्यू प्राइस दे रखे हैं A के 5, B के 4, इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है A की 5, B की 5, न्यू क्वांटिटी दे रखी है A की 3 और B की 4। अब हमें A और B दोनों के रेफरेंस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है, तो हम इसमें परसेंटेज मेथड का यूज़ करेंगे।
तो कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम? फॉर कमोडिटी है, पी की वैल्यू दे रखी है 4, पी इज गिवन यू 4, P1 is given you 5, Q is given you 5 and Q1 is given you 3. Clear? Now delta P क्या होगा इसमें? P1 difference P, P1 difference P means 5 minus 4 that is equal to 1. Delta Q कितना होगा? Q1 difference Q, 3 minus 5 is equal to minus 2. अब परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? EP is equal to माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q माइनस डेल्टा Q की वैल्यू है कितनी आपके पास? -2, डेल्टा P की 1, P की वैल्यू है 4 और Q की वैल्यू है 5. माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इंटू 2 8 अपॉन 5 एंड 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1.6. तो EP एट द पॉइंट A विल बी इक्वल टू 1.6 और इसकी वैल्यू क्या है? 1 से ज़्यादा है. इसका मतलब ये कैसी होगी? इट विल बी रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड. क्लियर? अब कमोडिटी B की बात करते हैं. तो कमोडिटी B के लिए P कितना दे रखा है आपको? 3, P1 कितना दे रखा है? 4, Q 5 एंड Q1 4. तो मैंने यहाँ पर नोट कर ली वैल्यूज. अब मैंने डिफरेंस निकाला. डेल्टा P इज इक्वल टू P1 डिफरेंस P, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. डेल्टा Q1 डिफरेंस Q, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1. अब परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला यूज करते हैं. EP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q माइनस डेल्टा Q कितनी वैल्यू है? -1. डेल्टा P इज 1 इंटू 3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.6. तो EP for commodity B equal to 0.6 and the value of 0.6 is less than 1. और जब वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उसका नेचर क्या होता है? रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड. ओके, सो यू विल बी क्लियर with this particular formula. Now come to the next question. क्वेश्चन दे रखा आपको. Price of a commodity rises from ₹4 to ₹5 and quantity demanded falls from 20 units to 10 units. Use percentage method, total outlay method, arc method and find out price elasticity of demand. ओके, तो यहाँ पर आपको P दे रखा है 4, P1 दे रखा है 5, डेल्टा P कितना हो गया? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. Q इज गिवन यू 20, Q1 इज इक्वल टू 10, डेल्टा Q कितना जाएगा? 10 माइनस 20 यानी कि -10. अब परसेंटेज मेथड की बात करते हैं. EP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q माइनस डेल्टा Q कितना है आपके पास? -10 पुट हेयर अपॉन 1 डेल्टा P की वैल्यू है P4 Q20. सॉल्व कर हमने इसको, वी आर गेटिंग द वैल्यू 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1. तो ये हो गया रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड. क्लियर? अब टोटल आउटले मेथड यूज करते हैं यहाँ पर. P इज इक्वल टू 4, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 इंटू 20 क्योंकि Q है 20 दैट इज 80. P1 हो गया 5. अब न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 क्योंकि Q1 है 10 तो न्यू एक्सपेंडिचर होगा 50. प्राइस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. और क्वांटिटी क्या हो रही है? टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ये कैसी डिमांड होगी? रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी. ये सिचुएशन नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रही है. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, आर्क मेथड. इसका फॉर्मूला है EP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q इंटू डेल्टा P इंटू P1 प्लस P अपॉन Q1 प्लस Q, जैसा हमने मेथड में डिस्कस किया था इसके. अब यहाँ हम सारी वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं. माइनस डेल्टा Q वैल्यू -10 अपॉन डेल्टा P1, P1 5 प्लस 4 P, Q1 10 प्लस Q 20, 10 अपॉन 1 इंटू 5 प्लस 4 9, 10 प्लस 20 30. सॉल्व किया इसको, हमें वैल्यू मिली 3. तो यहाँ EP की वैल्यू कितनी है? 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब ये रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड का केस बनेगा. ओके, सो नाउ यू विल बी क्लियर विद दीज न्यूमेरिकल्स. ओके, थैंक यू.